नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे जो आपकी क्रॉप क्वेश्चन है। क्रॉप क्वेश्चन जो जेट 2012 से 2019 तक आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास के अंदर आपने देखा होगा, आप 2002 से लेकर 2012 तक जेट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था। आज यहाँ जेट 2012 से जेट 2019 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 से 50 के क्वेश्चन आपके कंप्लीट थे। यहाँ 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिएगा 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है। तो देखिए मूंग जो आता है, मूंग की बात करेंगे, रेड ग्राम जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो है आपका विग्ना रेडिएटा, एक आता है विग्ना मूंगो, एक आता है साइसर एरिटिनम, एक आता है ग्लाइसिन मैक्स। तो यहाँ देखिए विग्ना जो रेडिएटा होता है वो क्या है, आपके मूंग है। उसके बाद बात करेंगे विग्ना जो मूंगो आता है, ये क्या है आपका उड़द। तो यहाँ पर काफी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि जो विग्ना मूंगो है वो कई बार मूंग का वानस्पतिक नाम कर देते हैं, बाकी जो विग्ना मूंगो है वो किसका है, उड़द का है। विग्ना रेडिएटा है वो किसका, आपका मूंग है। उसके बाद में बात करेंगे साइसर एरिटिनम चना है, आपके ग्लाइसिन मैक्स है, ये आपका क्या है, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट विग्ना रेडिएटा। देखते हैं कौन से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जेट 2012 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, गेहूं की बीज दर है। तो यहां पर देखो गेहूं की जो बीज दर है, गेहूं की बीज दर के बारे में बात करेंगे। गेहूं की आपने देखा होगा सामान्य जो बीज दर है वो कितनी है, आपके 100 केजी पर हेक्टेयर। इसमें भी देखा होगा कि जो लवणीय सारी क्षेत्र होता है या पच्चेती फसलों की आप बुआई करते हो, तो पच्चेती फसलों की जो बुआई करने पर गेहूं की जो बीज दर काम में ली जाती है वो काम में ली जाती है 125 केजी पर हेक्टेयर। यहां पर देखो गेहूं की बीज दर जो है उसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपके 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर, एक आता है 80 से 90 केजी पर हेक्टेयर, एक आता है 100 से 125 केजी पर हेक्टेयर और एक आता है आपके 20 से 30 केजी पर हेक्टेयर। तो यहां पर बात करेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा था जो गेहूं की जो जनरल बीज दर है वो कितनी है, आपके 100 केजी। एक आता है लवणीय सारे क्षेत्रों के लिए जो बीज दर है वो कितनी है, 25 केजी। एक आता है डिबलर के द्वारा गेहूं की बुआई की जाती है जिसके अंदर जो इसकी बीज दर है वो कितनी है, आपके 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। तो यहां पर देखिएगा जो डिबलर है, डिबलर के द्वारा बीज दर है वो कितनी होगी, 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। ऐसी कंडीशन के अंदर गेहूं की जो बीज दर का आंसर दिया जाएगा वो कितना है, आपका 100 से 125 केजी पर हेक्टेयर। अब ये आपका जो गेहूं की बीज दर का जो क्वेश्चन है ये जेट 2012 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं की बीज दर आपको याद रखनी है। 3 बीज दर है, सामान्य फसलों के लिए जो बीज दर है 100 केजी है, लवणीय सारी क्षेत्रों के लिए या गेहूं की पच्चेती किस्मों की आप बुआई करते हो तो 100 से 125 केजी या 125 केजी है, और डिबलर के द्वारा गेहूं की बुआई करते हो तो 25 से 30 केजी की सीड रेट आती है। 2012 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 53 है, हरित बाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित बाली जो रोग है वो किस फसल से संबंधित है या किस फसल का रोग है। तो हरित बाली देखो ग्रीन ईयर डिजीज, हरित बाली का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ग्रीन ईयर डिजीज। तो ग्रीन ईयर डिजीज जो होता है ये मोस्टली आपके बाजरे की फसल में होता है। बाजरे का जो आपने देखा होगा जो फ्लोर होता है, जो पुष्प आता है, जो बाली है, उस बाली के अंदर क्या होता है, दानों की जगह पत्तियां निकल जाती है, ये ग्रीन ईयर डिजीज होता है। ये स्क्लेरोस्पोरा, ये जो डिजीज है अपन बात करेंगे ये किसके द्वारा होता है। तो ये जो डिजीज होता है ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला एक प्रकार का कवक है, उस कवक के द्वारा ये डिजीज होता है। आपसे पूछा जाए हरित बाली ग्रीन ईयर डिजीज किसके द्वारा होगा, स्क्लेरोस्पोरा जो आपका ग्रेमनिकोला है ये एक प्रकार का कवक है, और इसका जो कंट्रोल है वो किसके द्वारा किया जाता है, मैनकोजेब।
मैनकोजेब एक प्रकार की फंजीसाइड आता है, कवकनाशक है जो इस कवकों को नष्ट करने का काम करता है। तो आपका 53 जो है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। और ये देखते हैं जेट 2012 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो 2012 में 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्रॉप्स में से आए हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं क्रॉप का टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, गीली जुताई किस फसल से संबंधित है। तो आपने देखा होगा जो चावल की बुआई के मेथड होता है, सूखा मेथड, एक आता है गीला मेथड। तो आपने देखा होगा जो गीली क्यारी विधि है, गीली क्यारी विधि मोस्टली किस फसल के अंदर काम में ली जाती है। तो गीली क्यारी विधि है आपके चावल की क्रॉप के अंदर काम में ली जाती है। तो यहां पर देखिए गीली जुताई किस फसल से संबंधित है। पहला ऑप्शन था गेहूं, जवार और मक्का। इन चारों में से जो राइट आंसर था वो क्या है आपका सी है। और ये जो आपका क्वेश्चन है जेट 2012 के अंदर आपके जेट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 55 है वो है CRI स्टेज किस फसल से संबंधित है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। CRI स्टेज किस फसल के अंदर काम में ली जाती है। CRI स्टेज की बात करेंगे, गेहूं के क्रांतिक अवस्था है। और ये जो क्रांतिक अवस्था है, इस क्रांतिक अवस्था का जो टाइम होता है वो बुआई के लगभग 21 डे होता है या 20 से 25 डे अपन मान सकते हैं। क्राउन रूट इरिफिकेशन का जो टाइम होता है वो होता है आपके 21 डे। या अपन ये भी हो सकता है कि जब ऐसे रेंज में दिया हुआ हो तो ये आपके क्या होता है 20 से 25 डे भी होता है। क्राउन रूट इरिफिकेशन जो होता है चंदेरी जड़ें निकलते समय या शीर्ष जड़ जमने पर, ये स्टेज किस फसल में आती है। तो देखो आलू नहीं है, टमाटर भी नहीं है, चना भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा गेहूं की फसल में। और गेहूं की फसल की प्रमुख क्रांतिक जो अवस्था है वो प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है आपके CRI स्टेज। यदि इस अवस्था के अंदर गेहूं की फसल में पानी नहीं देंगे तो गेहूं की फसल का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये जेट 2013 के अंदर, जेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि जेट के अंदर जो CRI स्टेज है, गेहूं की क्रांतिक अवस्था है, उससे अलग अलग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं जहां तक मानता हूं कम से कम गेहूं की CRI स्टेज या क्रांतिक अवस्था के ऊपर जेट के अंदर अभी पिछले 20 सालों के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 56 है वो है तेल तथा रेसे दोनों का उत्पादन देने वाली फसल है कि ऐसी फसल का नाम बताइए जो तेल और रेसे दोनों के लिए उगाई जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 1 है वो है तारामीरा, ऑप्शन नंबर 2 है अलसी, ऑप्शन नंबर 3 है मसूर और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है आपका ग्राउंडनट। तो यहां पर देखिए ग्राउंडनट से आपके रेशा नहीं मिलता, मसूर से रेशा नहीं मिलता, तारामीरा से रेशा नहीं मिलता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा अलसी। अलसी का वानस्पतिक जो नाम है लाइनम यूसिटेटम, ये जो तेल और रेशा दोनों के लिए उगाई जाती है। जेट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा 57 जो है, 57 की बात करेंगे। 57 जो क्वेश्चन है वो है जो गन्ना है, गन्ने की बुआई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले टुकड़ों पर कितनी कलिका होती है। तो आपने देखा होगा गन्ने के जो बीज होते हैं उन बीजों को टुकड़े या सेड्स कहा जाता है। और ये टुकड़े मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके 1 आंख वाली, एक होता है आपके 2 आंख वाले और एक होता है आपके 3 आंख वाले। तो आपने देखा होगा जो गन्ना है, गन्ने की 1 आंख वाली से 1 पौधा बनेगा, 2 आंख वाली से 2 प्लांट तैयार होते हैं और 3 आंख वाली से 3 प्लांट तैयार होते हैं। तो यहां पर बात करेंगे कि एक जो आंख वाले हैं इसकी 1 लाख से 1,20,000 टुकड़े काम में लेते हैं, इसके 70 से 80,000 टुकड़े काम में लेते हैं और 3 आंख वाली जो टुकड़े हैं उनकी 35 से 40,000 टुकड़ों को प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर इनकी जो बीज दर है वो भी काफी बार पूछी जाती है। तो यहाँ कितनी कलिका होनी चाहिए, तो गन्ने की जो टुकड़े काम में लेते हो बुआई के लिए उनके ऊपर कम से कम 3 आंख होनी
चाहिए। और इसकी जो सीड रेट थी वो मैंने बताई 35 से 40 हजार टुकड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ने की 3 आंख वाले टुकड़े काम में लेने के बाद कितनी बीज दर काम में ली जाती है, कितने टुकड़े काम में लिए जाते हैं। तो ये टुकड़े 35 से 40 हजार टुकड़ों को काम में लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 58 है वो है श्वेत गिडार किस फसल से संबंधित है। तो देखो श्वेत गिडार की बात करेंगे, इसे अपन बोलेंगे सफेद लट। सफेद लट जो होता है आपके व्हाइट ग्रब होता है, श्वेत गिडार है, ये मुख्य रूप से किस फसल का कीट है। तो देखो धान के अंदर नहीं लगता ये। उसके बाद में गेहूं का इंपॉर्टेंट कीट दीमक होता है। जो मूंगफली होता है, मूंगफली का सबसे इंपॉर्टेंट जो कीट है, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो कौन सा है, सफेद लट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, श्वेत गिडार किस फसल का मुख्य कीट है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मूंगफली आंसर होगा। और ये जो कीट है मोस्टली मई जून माह के अंदर फसल के ऊपर सर्वाधिक अटैक करता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, एरोइंग निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखो एरोइंग का सबसे पहले अर्थ देखते हैं, एरोइंग क्या होता है। तो गन्ने का जो पुष्प होता है उसे बोलेंगे एरो, और पुष्प आने की जो क्रिया है उस क्रिया को क्या बोलेंगे, एरोइंग। और ये क्रिया मोस्टली 300 से 350 दिन के बीच के अंदर आती है। तो यहाँ पर एरोइंग निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो एरोइंग क्या है, गन्ने में फूल आने की क्रिया क्या कहलाती है, एरोइंग। और ये लगभग आपके कितने दिन पर होता है, 300 से 350 दिन के मध्य ये एरोइंग स्टेज आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट 2014 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, गन्ना किस परिवार से संबंधित है। तो देखो परिवार की बात करेंगे, गन्ने का जो प्लांट है वो किस कुल से बिलोंग करता है। गन्ने का जो प्लांट है वो देखो पहला ऑप्शन है ग्रेमिनी, एक ऑप्शन है कंपोजिटी, एक आता है सोलिनेसी, एक आता है टीलियसी। टीलियसी की बात करेंगे तो इसके अंदर देखा होगा जैसे अलग सा प्लांट होता है आपका, ठीक है, जैसे आपका वो आता है फालसा, फालसा का जो कुल है वो टीलियसी है। सोलेनेसी के अंदर क्या आता है, टमाटर, मिर्च, बैंगन है। कंपोजिटी है, सूरजमुखी आता है। ग्रेमनी जो है घास कुल जो पोएसी होता है वो किसका कुल है, आपके गन्ने की क्रॉप का कुल है। खाद्यान्न फसलें मोस्टली आपके ग्रेमनी कुल के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रेमनी। जेट 2014 के अंदर ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। गन्ना आपके सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो है, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग में ली जाती है। तो निम्न में से कौन सी जो फसल है वो हरी खाद के रूप में उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा, पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गेहूं, ऑप्शन नंबर 2 है लूसन, लूसन की बात करेंगे जिसको रिजगा कह सकते हैं, डेचा है, एक आता आपका धान है। तो यहां पर देखिएगा मैंने पहले भी बताया कि भारत के अंदर मुख्यतः सनई और ढेंची की खाद को हरी खाद के रूप में मुख्यतः लिया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो क्या है, इसका राइट आंसर है जेट 2014 के अंदर, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो जेट 2014 में भी क्रॉप के टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेट के अंदर पूछे गए हैं। यहां पर नेक्स्ट है आपका 62 है, 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं की बुआई व जमाव के लिए उचित रहता है। तो यहां पर देखिएगा कि जो गेहूं की जो बुआई है और इसका जो जमाव है, उस जमाव के लिए सूटेबल जो टेम्परेचर है उसकी बात करेंगे। एक आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 20 से 25, एक आता है 8 से 12, एक आता है 25 से 30 और एक आता है आपका 10 से 15। तो गेहूं की जो जमाव बिंदु है, जो गेहूं की बुआई है, उस बुआई के लिए जो सबसे सुटेबल जो टेम्परेचर है वो कितना है आपका 20 से 25। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जैसे कि जेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं की बुआई और गेहूं के जमाव के लिए सुटेबल जो टेम्परेचर है वो कितना है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद देखिएगा 63 जो क्वेश्चन है,
निम्न में से किस फसल के चारे की प्रारंभिक वर्दी अवस्था में HCN की अधिकतम मात्रा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे HCN क्या होता है। तो HCN क्या है? एक हानिकारक टॉक्सिन है जो पौधों की जड़ों के अंदर संश्लेषित होता है और पत्तियों में पाया जाता है। हाइड्रोसाइनाइड होता है जिसे प्रूसिक एसिड या धुरीन के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो निम्न में से किस फसल में अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाजरा, एक आता है जवार, एक आता है गंवार, एक आता है बरसीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि जवार की जो कच्ची पत्तियां हैं उन कच्ची पत्तियों के अंदर HCN की मात्रा अधिक होती है। यदि प्रारंभिक अवस्था के अंदर जवार पशुओं को खिलाते हो तो पशुओं के अंदर आफरा आकर उनकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। जेट 2014 के अंदर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार ये एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। उसके बाद में देखिएगा 64 जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किस्म गंवार की है? तो यहां पर देखिएगा निम्न में से कौन सी किस्म गंवार की है। एक आता है आपका K12, एक आता है नवीन और एक आता है केंट। आपने जो क्वेश्चन देखे हैं उन कल के क्वेश्चनों के अंदर भी मैंने बताया जेट 2013 और जेट 2014 के अंदर बारी बारी से क्वेश्चन पूछा गया। RGC 936 किस फसल की वैरायटी है? तो RGC 936 जो है वो किस फसल की वैरायटी है? ये गंवार की वैरायटी है। उसके बाद में देखिएगा 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, 65 नंबर के क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे करण 3 किस फसल की वैरायटी है? तो करण 3 है, ये किस फसल की वैरायटी है? तो यहां देखिएगा करण 3 किस फसल की वैरायटी है? तो देखिएगा करण 3 किस फसल की वैरायटी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका चना, ऑप्शन नंबर सेकंड है गेहूं, ऑप्शन नंबर थर्ड है जौ और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है? जई। तो यहां देखिए करण 3 जो वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है? आपके जौ की। और इस वैरायटी की जो खास विशेषता है ये हस्कलेस वैरायटी है, छिलका रहित वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जेट 2014 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली जो किस्म है वो कौन सी है? जेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सोयाबीन की जल्दी पकने वाली वैरायटी की बात करेंगे, एक आता है PK 472 JS जवार सोया 335, एक आता है जवार सोया 93-05 और एक आता है NRC 12 है। तो यहां पर देखो सोयाबीन की जल्दी पकने वाली वैरायटी की बात की जाए तो JS 93-05 ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये जेट 2014 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी भी अपने अराइज स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आप तक सरलता से पहुंच सके। आप बटन को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर जाके हमारी जो भी फैसिलिटीज है उसके बारे में एक बार कमेंट कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका जो 67 है उस 67 की बात करेंगे, वो है आपका यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किन अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए? जी हां दोस्तों, यहां देखिएगा 67 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहना चाह रहा है कि मोस्टली गेहूं की फसल के लिए 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके पास 6 सिंचाई न होकर मात्र 2 सिंचाई उपलब्ध है तो किन किन अवस्थाओं के ऊपर आप सिंचाई करोगे? तो मैंने आपके पहले के क्वेश्चनों के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि यदि आपके पास 1 सिंचाई हो तो CRI स्टेज के ऊपर पानी देंगे, यदि आपके पास 2 सिंचाई हो तो CRI स्टेज और पुष्पन या बाली अवस्था के ऊपर अपन सिंचाई करते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना आंसर बैठता है। शीर्ष जड़ जमने व बालियां निकलते समय, शीर्ष जड़ जमने व दानों की दूधिया अवस्था पर, शीर्ष जड़ जमने व फुटान की अवस्था पर और एक आता है नंबर 4 फुटान अवस्था व दानों की दूधिया अवस्था पर। जो अपना आंसर था वो क्या है? शीर्ष जड़ जमने पर व बालियां निकलते समय। जेट 2015 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 68 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली जो फसल है। तो देखिएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ के मौसम में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो क्षेत्र है, तो आपने देखा होगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपका जो 5th है उस 5th का जो नाम है दक्षिणी पूर्वी अति आर्द्र मैदानी क्षेत्र, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ का एरिया मोस्टली आता है और वहां पर सर्वाधिक एरिया में उगाई जाने वाली जो आपकी क्रॉप है वो कौन सी है? आपकी सोयाबीन। तो यहां पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ के मौसम में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली जो किस्म है उसका नाम क्या है? आपका सोयाबीन। और ये क्वेश्चन जो है आपके जेट 2015 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सोयाबीन। 69 क्वेश्चन की बात करेंगे।
69 जो क्वेश्चन है, सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है। तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि जो सरसों की क्रॉप है वो पाले के प्रति अति संवेदनशील है। अति संवेदनशील का अर्थ ये होता है कि पाले से इस फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए मोस्टली आपने देखा होगा गंधक का 0.1% मात्रा में प्रयोग किया जाता है। 0.1% की बात करेंगे, 0.1% का अर्थ ये होता है 1000 लीटर जो आपका पानी है, उस 1000 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर किसकी डालेंगे अपन, H2SO4 की डालेंगे। तो ये जो आपका तनुकरण होगा उसका जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा आपका 0.1%। तो यहां पर देखिएगा गंधक का तेजाब 0.3% बिल्कुल गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0.1% ये भी बिल्कुल गलत है। गंधक का तेजाब 0.1% ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपके सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए मोस्टली किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, यहां पर राइट आंसर होगा आपका गंधक का तेजाब 0.1%। जेट 2015 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा जो 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका वर्ष भर हरा चारा देने वाली जो फसल है वो कौन सी है। तो वर्ष भर हरा चारा देने वाली जो फसल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिजका है, जवार है, बाजरा है, मक्का है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रिजका। क्योंकि रिजके की जो फसल है ये 1 वर्षीय होती है, द्विवर्षीय भी होती है और त्रिवर्षीय या बहुवर्षीय के अंदर भी ये सम्मिलित है। इसलिए वर्ष भर हरा चारा देने वाली जो फसल है वो कौन सी है, रिजका। जेट 2015 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 71 नंबर जो क्वेश्चन है, मेथी का वानस्पतिक नाम क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको फसलों का वानस्पतिक नाम ज्ञात नहीं होता। तो आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होने के नाते आपकी पहली जो प्राथमिकता है कि जितनी भी आपकी क्रॉप है, जितने भी आपके वीड्स है, जितने भी फ्रूट प्लांट है, जितने फ्लोर प्लांट है, वेजिटेबल्स है, इन सभी के आपको जो वानस्पतिक नाम है वो आपको याद होने चाहिए। यदि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है उसको वानस्पतिक नाम याद नहीं है तो ये मान के चलिए कि वो एग्रीकल्चर का सबसे पुअर स्टूडेंट है। तो यहां पर देखिएगा जो मेथी है, मेथी का जो नाम है, पहला ऑप्शन है मेडिकागो सेटाइवा जो रिजका का नाम है, एवेना सेटाइवा जई है, इरुका सेटाइवा आपकी तारामीरा है, और ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा ट्राइगोनेला फोइनम, ये क्या है आपका मेथी का वानस्पतिक नाम है। तो 71 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ट्राइगोनेला फोइकम क्या है, मेथी का वानस्पतिक नाम है। जेट 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो 72 नंबर का क्वेश्चन है वो है अंधी गुड़ाई संभव है। तो अंधी गुड़ाई की बात करेंगे, ब्लाइंड होविंग। अंधी गुड़ाई का अर्थ क्या होता है, ब्लाइंड होविंग। आपने देखा होगा कि गन्ने की फसल में अंकुरण से पूर्व की जाने वाली जो गुड़ाई है उस गुड़ाई को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड होविंग या अंधी गुड़ाई कहा जाता है। बात करेंगे सर ऐसा क्यों किया जाता है, तो कई बार आपने देखा होगा फसलों की बुआई करने के बाद में उन बीजों के ऊपर एक कठोर परत आ जाती है। उस कठोर परत के कारण बीज का जो अंकुरण है, वो अंकुरण हुआ प्लांट है वो बाहर मर्दा से बाहर नहीं आ पाता, इसलिए मर्दा की कठोर परत को तोड़ दिया जाता है। तो ब्लाइंड होविंग की जो क्रिया है वो मोस्टली किस फसल से संबंधित है, गन्ने की फसल में। आपसे पूछा जाए अंकुरण से पूर्व की जाने वाली जो गुड़ाई है उसे क्या कहा जाता है, अंधी गुड़ाई या ब्लाइंड होविंग। मोस्टली किस फसल के अंदर अपनाई जाती है, गन्ने के अंदर। जेट 2016 की एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा रहती है। यहाँ स्टूडेंट काफी संशय में रहती है। सभी अराइज स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा आज इसका जो फाइनली सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ किताबों के अंदर इसका आंसर दे रखा है 25 से 30%, कुछ किताबों में दे रखा है 30 से 35% और कुछ किताबों में 35 से 40% भी आपके दे रखा है। तो आपको आज मैं फाइनल आंसर इसका बताने जा रहा हूं। काफी मैंने रिसर्च किया है और रिसर्च के बाद में मैंने परिणाम निकाला गया है कि कुसुम के बीजों में तेल की जो मात्रा है उसका राइट आंसर ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को क्या देना होगा, वो आंसर देना होगा 30 to 35%। तो यहां देखिएगा 25 से 30 नकारना है इसको, 30 से 35 देखो, 35 से 40 और एक आता है 40 से 50। इसमें से सर्वोत्तम जो आंसर है वो क्या है आपका 30 से 35% सर्वोत्तम आंसर मानना होगा। और ये आपकी जेट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी अराइज स्टूडेंट ध्यान दे, यहां इसका रियल जो आंसर होगा वो कितना होगा, 35 से ये 30 से 35%। उसके बाद में अपन बात करेंगे 74 जो क्वेश्चन है, तंबाकू के अंदर
तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है? तो तंबाकू के अंदर एल्कलॉइड की बात करें तो तंबाकू के अंदर देखा होगा पहला आता है आपका जो कैफीन है, कॉफी के अंदर होता है टेनिन, आपने देखा होगा जो अनार है आपके आंवला है टेनिन पाया जाता है। एक आता है जो निकोटीन है, निकोटीन आपके किसके अंदर पाया जाता है? तंबाकू के अंदर जो नशीला पदार्थ है उस नशीले पदार्थ की बात करेंगे वो कौन सा आपका? निकोटीन। और मॉर्फिन की बात करेंगे अफीम वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। तो 74 जो है तंबाकू के अंदर कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? उसका राइट आंसर क्या होगा? निकोटीन। जेट 2016 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 75 जो क्वेश्चन है वो है किस फसल को चारों का राजा कहा जाता है? तो चारे वाली फसलों का जो सम्राट है उस सम्राट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सम्राट का अर्थ होता है राजा और एक होता है रानी। देखने में लगता है कि राजा जो होगा रिज्का होगा और रानी क्या होगा? बरसिम होगा, लेकिन यहां पर बिल्कुल विपरीत है। चारे वाली फसलों के सम्राट की बात की जाए, उसके राजा की बात की जाए तो उसका राइट आंसर होगा बरसिम, और रानी की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा लूशन रिज्का। तो यहां देखिएगा पहला ऑप्शन था आपके बरसिम, एक आता है जई, एक आता है रिज्का, एक आता है जवार। तो इसमें से सबसे राइट आंसर कौन सा होगा? आपका बरसिम। जेट 2016 की एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिए 76 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सरसों की फली को कहते हैं। यहां पर जेट 2016 के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सरसों की जो फली है उसे क्या कहा जाता है? पहला है कैप्सूल है, दूसरा है सिलिक्वा है, तीसरा है पोड है, नंबर 4 है कैरियोप्सिस। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर देखिए ऐसी कंडीशन के अंदर यहां फली को आप फ्रूट मान सकते हो, सरसों के फल को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सिलिक्वा। और ये आपकी जेट 2016 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 77 नंबर का जो क्वेश्चन है, 77 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। डेड हार्ट बीमारी किस फसल से संबंधित है? तो डेड हार्ट बीमारी की बात करेंगे। आपने देखा होगा डेड हार्ट बीमारी जो है मोस्टली आपके जवार के अंदर, गन्ने के अंदर, बाजरे की फसल में, मक्के की फसल के अंदर प्रमुखता होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है चुकंदर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है गन्ना, बिल्कुल राइट है। आलू भी नहीं होता, तंबाकू में भी ये नहीं होता। तो इसका जो डेड हार्ट बीमारी है ये मोस्टली किस फसल से संबंधित है? ये गन्ने की फसल से संबंधित है। जेट 2016 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन आपके किस वर्ष के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आप इस प्रकार से एग्रीकल्चर का जितना भी जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी चैप्टर है, जितने भी टॉपिक है, उस टॉपिक में आप ये एक आइडिया लगा सकते हो कि किस टॉपिक में से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आप लोगों की इसलिए मदद कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आगामी एग्जाम के अंदर ये महसूस हो सके कि कौन से टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और स्टूडेंट्स को यदि ये पता चल गया कि इस टॉपिक में किस प्रकार का आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, वो बंदा जेट एग्जाम, आईसीआर एग्जाम, बीएचयू एग्जाम के अंदर अच्छी रैंक लेकर आने वाला है। देखिएगा आपका जो 78 नंबर का क्वेश्चन है वो है मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो मेथी का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजस्थान में, एक आता है एमपी में, एक आता है गुजरात में, एक आता है केरल में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बीज ये मसालों का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहां ऊपर होता है? आपके राजस्थान के अंदर होता है। तो यहां पर मेथी का सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होगा वो भी कहां होगा? आपके राजस्थान के अंदर। ये जेट 2017 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। मेथी का सर्वाधिक प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर, जेट 2017 के एग्जाम के अंदर ये आपके पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है? यहां बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा सूरजमुखी, आपने पढ़ा होगा कुसुम, आपने अलसी के बारे में भी पढ़ा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर क्या है कि आपका जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी के तेल में भी जो आपका ओलिक एसिड होता है, कुसुम के तेल में भी ओलिक एसिड होता है। तो यहां दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सूरजमुखी और कुसुम दोनों का जो तेल है उसका यूज करने से हृदय रोगियों के अंदर क्या होता है, जो बॉडी के अंदर अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल होता है, उस अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करता है? कम करता है। इसलिए दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। लेकिन जेट 2017 के अंदर जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो वहां पर जो आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सबसे बेस्ट आंसर माना गया वो आंसर माना गया कुसुम। हालांकि सूरजमुखी का तेल भी क्या होता है, हृदय रोगियों के लिए प्रभावी होता है, लेकिन कुसुम के तेल के अंदर सूरजमुखी की अपेक्षा अधिक ओलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपके कुसुम।
उसके बाद में देखिएगा 79 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ये 80 नंबर का क्वेश्चन है जो कि छिलका रहित किस्म है। तो मैंने आपके पहले भी आपको बताया करण सीरीज जो है, करण सीरीज क्या है, जो कि छिलका रहित वैरायटी है। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मंजूला, ऑप्शन नंबर बी है RS6, एक आता है डोलमा। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर देखिएगा जो डोलमा वैरायटी है ये हस्कलेस वैरायटी है, छिलका रहित वैरायटी है, जो कि जेट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सॉरी, कुसुम और जो आपकी ये सूरजमुखी आते हैं, लिनोलिक एसिड इसके अंदर होता है। थोड़ा सा मैं यदि प्रोनाउंसिएशन में यदि मैंने गलती की है तो माफ कीजिएगा, वहां पर उसको राइट कीजिएगा। नेक्स्ट है 2017 के अंदर फिर से एक विवादाग्रस्त क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, वो है केंट प्रमुख किस्म है। तो देखिएगा केंट जो प्रमुख किस्म है वो आपके जैसे बरसीम की भी है और सोयाबीन ये जई की वैरायटी भी है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर कि सर मैं कौन सा राइट आंसर करूं, तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कंडीशन के अंदर यूनिवर्सिटी है कभी भी किसी एक आंसर को नहीं मानती, इसलिए इस क्वेश्चन को बोनस दिया गया। बरसीम और जई दोनों की वैरायटी है और जेट 2017 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर का जो क्वेश्चन है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है। बहुत बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिएगा सोयाबीन जो है, सोयाबीन का ओरिजिन पहला चाइना, दूसरा भारत, एक अमेरिका और एक आता है अफ्रीका। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, चाइना। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, चाइना। जेट 2017 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिएगा 83 क्वेश्चन है, बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है। तो बरसीम की जो फसल है उसके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो बैक्टीरिया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दलहनी फसलों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और इन फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। तो देखिएगा राइजोबियम जो फेसियोलाई है ये आपके सेम के अंदर काम में लिया जाता है। राइजोबियम ट्राइफोलाई है आपके बरसीम के अंदर काम में लिया जाता है। जापोनिकम है ये किसके अंदर काम में लिया जाता है, सोयाबीन में। यदि यहां अपन बात करेंगे राइजोबियम की प्रजातियों में सबसे अधिक बार यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन कौन सा है, राइजोबियम जापोनिकम। सोयाबीन की फसल में मुख्य रूप से राइजोबियम की किस प्रजाति का यूज किया जाता है, तो वो कौन सी है, जापोनिकम। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, बरसीम की फसल के अंदर किस राइजोबियम प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर बात करेंगे राइजोबियम ट्राइफोलाई, इसका क्या है मुख्य आंसर है। जेट 2017 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 84 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके वैज्ञानिक नाम कार्थियम टिक्टोरियम किस फसल का है। सीधी सी बात यह है 84 क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कार्थियम जो टिक्टोरियम है ये किस फसल का वानस्पतिक नाम है। तो यहां पर देखिएगा जो तिल है, तिल का वानस्पतिक नाम है सिसेमम इंडिकम, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। एक आता है सूरजमुखी जो है, ये सूरजमुखी जो है हेलियंथस एनस जो है ये बिल्कुल ये भी आपका नहीं है। इरुका सटाइवा है वो तारामीरा है, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, यहां देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है डी है, कार्थियम टिक्टोरियम जो है वो किसका वानस्पतिक नाम है, कुसुम का। जेट 2017 की एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है। कुसुम का वानस्पतिक नाम काफी जटिल सा लगता है, इसलिए काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिएगा 85 नंबर का क्वेश्चन है, ये विवादाग्रस्त क्वेश्चन है, काफी बार यहां पर विवाद होता है। तो यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 85 है, अरहर की इष्टतम बीज दर है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा अरहर की जो रियल बीज दर है वो कितनी है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। लेकिन बहुत सारी किताबों ने इसके आंसर दिया 30 केजी पर हेक्टेयर। तो यहां पर देखिएगा इसका आज फाइनल सॉल्यूशन करेंगे अपन। यहां पर देखिएगा अरहर की जो इष्टतम जो बीज दर है, यहां ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10 से 12, ऑप्शन नंबर बी है 20 से 25, ऑप्शन नंबर सी है 10 से 12 और ऑप्शन नंबर डी है आपके 35 से 40। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 है, ये दोनों क्या है, सेम से है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि यहां आपको आगामी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर इसकी बीज दर को यहां पर करके इसको राइट आंसर देना है। अरहर की जो बीज दर है वो कितनी है, 12 से 15 केजी, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये आपकी जेट 2017 की
एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा 86 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है। तो ये भी क्वेश्चन बारी बारी से पूछा जा रहा है। निम्न में से संकर मक्का की जो बीज दर है, देखिए गंगा फास्ट, किसान, अंबर और विक्रम, इनमें से सबसे पहले बात करेंगे संकर मक्का की किस्म कौन सी है, गंगा 11 जेट 2017 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा 87 नंबर का जो क्वेश्चन है, 87 क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे। 87 क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। तो चारों फसलों में से आपको यह निकालना है कि 3 दलहन है और 1 गैर दलहन फसल है। तो यहां पर देखिएगा आपका अरहर दलहनी फसल है, उड़द आपकी दलहनी फसल है, सोयाबीन आपकी दलहनी फसल है। लेकिन यहां पर देखो जवार की जो फसल है वो क्या है, आपके सीरियल्स क्रॉप है, खाद्यान्न फसल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। जेट 2017 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो आप ये देखिएगा जेट की जो एग्जाम होती है, आईशर की एग्जाम होती है, उसमें एग्रीकल्चर का जो पेपर है वो बिल्कुल सरल होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट क्या होते हैं, जल्दबाजी के अंदर इनके आते हुए क्वेश्चनों को मिस्टेक करते हैं और ये एक सबसे बड़ा कारण होता है आप लोगों के सिलेक्शन ना होने का। इसलिए आप आते हुए क्वेश्चनों को बिल्कुल राइट करें। यहां पर निम्नलिखित में से दलहनी फसल का गैर दलहनी जो फसल है वो क्या है, जवार। ये जेट 2017 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया था। उसके बाद में देखिएगा 88 जो क्वेश्चन है, 88 जो क्वेश्चन है वो है आपके प्रताप सी 50 किस फसल की वैरायटी है। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा 50 सी 50 जो है, प्रताप सी 50 आपकी तिल की वैरायटी है। तो यहां ऑप्शन नंबर 1 मूंगफली बिल्कुल गलत है, तिल बिल्कुल राइट है, मूंग गलत है, धान गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर। जेट 2017 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखो आने वाली एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं उम्मीद करूंगा प्रताप सी 52 आप राइट आंसर लगाओगे तिल की फसल का। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन है वो है सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी परसेंटेज मात्रा होती है। तो दोस्तों सूरजमुखी का जो तेल है हेलियंथस एनस है, उसके तेल के अंदर ये बीज के अंदर जो ऑयल परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 45 से 50%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। जेट एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 90 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके गंगा 2। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको गंगा 2 करना है आपको। गंगा 2 किस फसल की किस्म है। तो गंगा 2 की बात करेंगे मक्का, जवार, गेहूं और एक है आपका बाजरा। तो यहां दोस्तों देखिएगा जो गंगा सेकंड है वो आपकी मक्का की क्रॉप है। जेट 2018 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट 91 नंबर का जो क्वेश्चन है अलसी किस परिवार से संबंधित है। तो ये पूछना चाह रहा है कि अलसी का जो कुल है वो कौन सा है। तो लैनम यूसिटेटम जो है वो किस कुल से बिलोंग करता है, लिनेसी या लैनेसी कुल से बिलोंग करता है। जेट 2019 के एग्जाम के अंदर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। लैनम यूसिटेटम की जो फैमिली है वो कौन सी है, लिनेसी। 92 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। 92 क्वेश्चन है बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या है। तो बाजरे के वानस्पतिक नाम के बारे में अपन बात करेंगे। तो बाजरे के कई नाम है, पेनिसेटम अमेरिकानम, पेनिसिटम ट्राइफोडियस और पेनिसिटम ग्लूकोनम। इन तीनों में से देखिए ऑप्शन के अंदर कौन सा है। तो यहां पर देखिएगा पेनिसिटम ग्लूकोनम जो है ऑप्शन नंबर 3 है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। जेट 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो जो आपका बाजरा है पेनिसिटम अमेरिकनम, पेनिसिटम ग्लूकोनम, पेनिसिटम ट्राइफोडियस कई नाम है। 92 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है। जेट 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद अपन बात करेंगे 93 क्वेश्चन है। 93 क्वेश्चन ये है गेहूं की फसल के लिए किस पीएच मान को उपयुक्त माना जाता है। तो गेहूं की फसल के लिए देखो ऑप्शन नंबर 1 4 से 6, ऑप्शन नंबर 2 6 से 7.5, ऑप्शन नंबर 3 5 से 5.6 और ऑप्शन नंबर 4 है 5 से 6.5। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो बी नंबर का ऑप्शन है 6 से 7.5 पीएच है वो गेहूं की फसल के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसकी फसल के लिए जो दोमट मृदा होती है वो सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है। जेट 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखो आपका जो फाइनली क्वेश्चन है
आपका फाइनली जो क्वेश्चन है क्रॉप में से वो 94 है, देखिएगा वो है गेहूं का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आपका राइस होता है, एक आपका व्हीट होता है। तो राइस का ओरिजिन पहले दक्षिणी पूर्वी एशिया और अपना जो गेहूं है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। लेकिन यहां पर देखिएगा केंद्रीय एशिया दे दिया, इंडो एशिया दे दिया, एक आता है कोस्टारिका दे दिया, एक आता है चोकोसवालिया दे दिया। अब यहां पर कि सर दक्षिणी पश्चिमी एशिया ऑप्शन में नहीं है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो मध्य एशिया है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर। तो यहां पर देखिएगा गेहूं का ओरिजिन पैलेस जो है वो कौन सा है, केंद्रीय एशिया, या आप सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया इसको कह सकते हैं। या कई बार आपने देखा होगा टर्की भी इसके ऑप्शन में आता है, दक्षिणी पश्चिमी भी ऑप्शन में आता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है जो जेट 2019 के अंदर ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने जेट 2002 से लेके जेट 2019 तक आपकी जेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने उनका कंप्लीट क्रॉप के सॉल्यूशन दिया है। अब नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ अपन फिर से हाजिर होंगे। आपको मैं अंत में फिर से कहना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर अपनी संख्या के अंदर इंक्रीमेंट कीजिए और इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जय राइज।